हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एजुकेशन। स्किल IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो हमारी HBSC की साइट है उस पर मैथमेटिक्स के 4 सैंपल पेपर दिए गए हैं। बोर्ड हर साल 4 सैंपल पेपर अपनी साइट पर अपलोड करता है हर सेशन के लिए कि पेपर इस बार कैसा आएगा। तो इस बार भी 4 जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपको HBSC की साइट पर मिल जाएंगे। तो उसमें से हम जो हमारा सेट ए है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में वीडियो कंप्लीट करने के साथ हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के टेम्पटेशन कैसी करनी है। और इस बार थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आपका जो पिछले साल के पेपर थे और जो इस साल का पेपर है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो चेंजिंग है जो हमारी वो टोटल 40 नंबर की चेंजिंग है। एक तो 18 और 19 क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है उसको आप कैसे करोगे, कैसे असर्शन को रीजन से मैच करोगे, कैसे पता चलेगा असर्शन को सोल्व करना है रीजन को सोल्व करना है। तो इस वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जो आपका नया पोर्शन होगा 3 केस स्टडी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4-4 नंबर के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से केस स्टडी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किससे कम है और इससे आएगा तो कैसे करना है। तो ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद क्योंकि आज हमारे YouTube पर 4K सब्सक्राइबर है जो वो कंप्लीट हो गए हैं। वैसे 4K बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी है। क्यों? क्योंकि पहले हमने YouTube पर चैनल बनाया था यही स्किल IQ एजुकेशन के नाम पे, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो डिलीट हो गया था। जब डिलीट हुआ था तो 13 पता नहीं 14 के लगभग हमारे सब्सक्राइबर थे। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया, अब 4K पे पहुंचे हैं। आपका सपोर्ट रहा तो थोड़ा सा आगे और जल्दी जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4K सब्सक्राइबर के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपको 20 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स भी होंगे और पहले MCQ भी आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ है। तो देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो फर्स्ट चैप्टर का है जो कि रिलेशन से संबंधित है। क्या हमारा कि रिलेशन है कि R is equal to FB such that A is equal to B minus 2, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से 2 छोटा है और उसके बाद ये दे दिया कि जो B है यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से चूज करना है। 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे से 2 छोटा है और सेकंड एलिमेंट है जो वो 6 से बड़ा है। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखना कि 2 4, पहली बात तो सही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से 2 छोटा है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि b इज ग्रेटर देन 6। तो क्या यहाँ पर b जो 4 है वो 6 से बड़ा है? नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद सेकंड 38 में तो डिफरेंस कितना है 5 का, टाइम वेस्ट ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोल दिया कि 2 का डिफरेंस होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी 6 है, डिफरेंस 2 का है। फर्स्ट जो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है कि b 6 से बड़ा हो, सेकंड एलिमेंट है जो 8 क्या 6 से बड़ा, 8 बड़ा ही तो है। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा सी, क्योंकि दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी। वैसे आप डी चेक करना चाहो कर सकते हो, 8 और 7 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा है, बात क्या है कि 2 छोटा हो। तो ऐसे बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, या तो ये क्वेश्चन या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछ लेगा या 1 1 और ऑन्टो। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादातर जो आपको फोकस करना है वो आपको पहला क्वेश्चन 1 1 और ऑन्टो का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ चैप्टर का, ऐसे चल रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी 4th चैप्टर का है, सीरियल वाइज ही आपको पेपर में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड चैप्टर का है। ये क्वेश्चन आपका 100% लगभग ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 फोकस करने हैं। या जो NCERT की हमारी एक्सरसाइज है 2.1 वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बस ये जो सेकंड है आपका वहीं से अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया 10 इनवर्स 10 7/5, क्या हम 10 को 10 इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। आपने मतलब किया होगा, उसी के बेस पर हम ये बात करेंगे। क्या किया होगा आपने? मान लिया कि जैसे आपने ये साइन इनवर्स माइनस एक्स या जो किया हुआ है उसकी बात है, ज्यादा कुछ नया नहीं सीखना है। माइनस एक्स हो गया और 10 इनवर्स माइनस एक्स, ये 3 आपने ऐसे याद किए होंगे कि सर ये 3 वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनमें माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ले लेते हैं हम यहाँ पे उसकी इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस इस पे या इससे संबंधित और क्वेश्चन लेंगे वो कैसे करने हैं। तो देखना अब इन तीनों में एक बात कॉमन है,
ये तीनों तब कटते हैं अगर जो हमारी रेंज है वो -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में लाई करती हो। तो ये क्या जो ये एंगल यहाँ पे दिया है, ये तीन तो आपको ऐसे याद करके जाने हैं। ये तीन कब कटेंगे, कब tan से tan इनवर्स, कब sin से sin इनवर्स और कब कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल होगा। कब होगा, अगर -90 से प्लस के 90 के बीच में यहां पर जो एंगल दिया गया वो हो। और कब कैंसिल नहीं होगा, या तो इनसे छोटा हो या इनसे बड़ा हो। तब tan से tan नहीं कटेगा, sin से sin नहीं कटेगा, कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट इनवर्स नहीं कटेगा। इसके बाद जो बाकी के तीन बच गए हमारे, कोस और कोट और सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये कब कटेंगे, जब एंगल 0 से पाई बाय के बीच में यहां पर दिया गया। तब आप कोस से कोस इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, सीकेंट से सीकेंट, कोट से कोट इनवर्स से कोट इनवर्स, अदरवाइज हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो फिर उसकी प्रिंसिपल जो रेंज है उसके बीच में हमारा आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। और वही बात है, क्यों करना है, क्योंकि वो फिर वो हमारा वो 1 तो नहीं होते, तो प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे दिया, ये 7π/6 यानी कि कितना है 210 डिग्री, ठीक है। तो इसके कैसे कैसे करोगे आप, tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6 यानी कि 210 डिग्री है ये, इसके बीच में हमने लेके आना है। तो 210 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, 180 प्लस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 80 प्लस 30, ठीक है, पाई प्लस π/6। और अब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, tan इनवर्स tan पाई कैंसिल, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव, तो क्या आएगा π/6। और पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होते, y एक्सिस पे तो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब tan से tan इनवर्स को हम कैंसिल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ गया, माइनस के 90 से बड़ा है, प्लस के 90 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी π/6, ठीक है। इस क्वेश्चन पे अप्रोक्सीमेटली ज्यादा टाइम हमने लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या करना, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस है जल्दी जल्दी कर ले, थोड़ा सा अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको ज्यादा सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट बस ये करना है कि 210 है, 210 -90 प्लस के 90 के बीच में लाइन नहीं करता, इसको फटाफट से लिख लेना है और फिर कैंसिल कर देना। कब कैंसिल करोगे, जब माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे क्वेश्चन, यानी कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूरे सोल्व करके नहीं देखने हैं। आप मतलब मैंने देखा है बच्चों को कि क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही या तो रफ सीट पे या अलग सीट पे सोल्व करते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम अपना बचाना है, ठीक है। तो टाइम आप कैसे बचाओगे, ऐसे लिख लो जो इसने दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 2 0 0 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। पहले क्या हमारा ए मैट्रिक्स tan थीटा, यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे भी tan थीटा आएगा, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तब डायगोनल एलिमेंट यानी कि a11 a22 a33 ये कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करते, ठीक है। a11 a11 ये सेम रहेंगे। अब देखो यहीं से काम चल गया, क्यों लिखने हैं सारे, आप फटाफट ऐसे करो, 10 है ट्रांसपोज में भी 10 रहेगा, 2i 2 के बराबर, तो क्या आएगा हमारा 10 + 10 2 tan थीटा। और वहां पे भी कौन है 2, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा जोड़ देने के बाद, तो 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। अब ऐसी लाखों करोड़ों वैल्यू है जिसपे tan थीटा 1 के बराबर है, लेकिन कंडीशन दे दी कि 0 से बड़ा है थीटा और π/2 से छोटा है, तो 0 और π/2 के बीच में एक वैल्यू कहां पे 45 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा π/4, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो जिसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो। अब देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को आप याद करके जा सकते हो, लेकिन इसके पीछे अगर इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि एक मैट्रिक्स ऐसी है जब उसका ट्रांसपोज किया उसके बराबर भी आया, और जब उसका ट्रांसपोज किया उसके माइनस के बराबर भी आया, यानी कि ए मैट्रिक्स है जो किसके बराबर है माइनस ए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद के माइनस के बराबर हो, यानी कि जिसके माइनस का इफेक्ट ही ना हो, तो ऐसा कौन है, 0 है। अब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो, a = माइनस ए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी नंबर 2 - 2 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 0 - 0 के बराबर हो सकता है। तो ए मैट्रिक्स हमारी वो क्या होगी, 0 मैट्रिक्स। इसका आप क्या चूज करोगे, ऑप्शन नंबर सी, इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन इट विल बी 0 मैट्रिक्स, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज आल्सो रिलेटेड टू चैप्टर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमारा क्या दे दिया, 3 पॉइंट दे दिए। किसी भी प्लेन के ऊपर जो 3 पॉइंट है वो ट्रायंगल या कोलिन है, और तो कुछ कंडीशन नहीं हो सकती 2D प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो 1 0 6 0 4 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल
आप कैसे भी निकाल लो। आपने 9th में 10th में +1 क्लास +2 क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10th में हमारा वो फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3, जो भी आपको याद हो। हाँ, लेकिन अगर +2 क्लास के कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो डेटर्मिनेट का यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसमें आप क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 0 6 0 4 3 1 1 और, ठीक है। अब इसका डेटर्मिनेंट का हाफ, जो भी इसका डेटर्मिनेंट का हाफ आएगा वो क्या होगा हमारा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो डेटर्मिनेंट निकालोगे आप, एक्सपेंड करोगे पहले 1, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, 1 की 0 के साथ 0 -3 0 वाला आपको नहीं करना, फिर 1, ये तो प्लस का ही लेना है। अब ये खत्म 6 3 जा 18 -0, ठीक है। तो 18 - 3 क्या आ गया 15, 15/2 है जो हमारा क्या होगा ट्रायंगल का एरिया होगा। अब 6th क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर नंबर 5th का है। तो चैप्टर नंबर 5th में ये दे दिया y = x × log x, तो आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो चीजें किस चीज में दे रखी है, मल्टीप्लाई में, तो किसका यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल होगा। अब आपको यहाँ पे dy/dx ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी इसको सोल्व करना है। तो पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, प्लस अगली बार log x का डेरिवेटिव 1/x x एज इट इज, ठीक है। x से x कैंसिल, तो क्या आ गया log x + 1, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया dy/dx। एक बार और डेरिवेटिव करना है तो डिफरेंशिएटिंग अगेन क्या आ गया हमारा d²y/dx² log x का 1/x और एक का 0, तो आंसर क्या होगा हमारा 1/x। उसके बाद 6 चैप्टर का हमारा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको करके जानी है 6.1 के क्वेश्चन जो वो दे रखे हैं, द एरिया द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाले। पहले 6.1 के पहले 5 या 6 क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन आने की, छोटा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या आपको कोई फंक्शन दे देंगे, अब इस प्रैक्टिस पेपर में नहीं दिया है 6 चैप्टर का, तो आपको ये नहीं सोचना कि 6 चैप्टर के नहीं आएंगे। 6 चैप्टर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन करने एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। एक तो आपने कोई भी फंक्शन लिख लेना, कोई भी फंक्शन लिख लो ऐसे, उसको आपने क्या देखना, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना सीख लो। और क्या करोगे, उसको इंटरवल निकालना सीख लो कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ये वो है जो आपको प्रैक्टिस करके जानी है। अब हम साथ साथ में यहाँ पे नहीं कर सकते। और उसके बाद या तो ये क्वेश्चन, या आपको कौन से करने हैं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाले 6.1 के पहले 5 या 4 क्वेश्चन में से छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है जो वो आ सकता है। पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, यहाँ पे नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इंटीग्रेशन करना है √x का और 1/√x का, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको करना है, यहाँ पे हम दो चीजें प्लस में है तो इंटीग्रेशन भी प्लस में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, x की पावर हाफ, और यहाँ पे क्या है, x की पावर माइनस के हाफ, ठीक है। क्योंकि जब आप इस रूट को ऊपर लेके आओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब आगे इसको सोल्व करोगे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या रूल है, पावर को एक पावर को बढ़ाना है, उसी को नीचे भी लिखना है। डेरिवेटिव का क्या रूल है, किसी भी नंबर की पावर का पावर आगे लेगा नहीं, एक पावर को कम करना है। तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आधे में एक जोड़ोगे तो 3/2, और वही पावर डिवाइड में यहाँ पे 3, तो 2 यहाँ पे रह जाएगा। इसके बाद माइनस के 1 में एक जोड़ोगे तो क्या आ गया, प्लस के 1 यानी कि रूट, और नीचे भी 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हो, प्लस के कोई भी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, e की पावर x। देखना, आपको जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचने के बाद, थोड़ा सा टाइम देने के बाद तब भी पकड़ कर रहे हो तो तैयारी थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी सी ज्यादा करनी है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हमारा दे दिया, आपको फटाफट से ये पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे दे दिया e की पावर x इंटू 1/x माइनस के 1/x², तो ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, ठीक है। और उसमें एक स्पेशल फंक्शन दिया हुआ है कि e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन। e की पावर x आपको कभी भी दिखाई दे जाए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, अगर दिखाई दे जाए तो आपके माइंड में यही वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर e की पावर x के मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव है तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू फंक्शन। तो यहां पे देखना है इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है।
1/x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, यानी कि 1/x का डेरिवेटिव ये है, तो उत्तर क्या आएगा e की पावर x इंटू 1/x प्लस सी, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मेरा काम है बोलना, लेकिन आपको तो फटाफट सोल्व करने हैं, इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 तक x की पावर 5 का। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 6/6, ठीक है। और लिमिट क्या है, -1 से प्लस के 1, तो 1/6 आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, x की पावर x की जगह पे क्या रखोगे 1, तो 1 रखोगे 1 की पावर 6 माइनस इनटू में क्या आएगा -1 की पावर 6, ठीक है। तो फंडामेंटल जो हमारी थ्योरम है कैलकुलस की, उसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया बॉक्स को सोल्व करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को यहीं से भी बिना टाइम वेस्ट किए भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, हमारा ये है कि अगर -a to a f of x dx है, ठीक है, तो आप वहां पे चेक करो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि चलो इसमें तो कैलकुलेशन आसान है, इसको तो वैसे भी कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी, तो अगर इवन है तो 2 टाइम्स 0 to a होता है हमारा f of x dx, और अगर ओड है तो इंटीग्रेशन उसका 0 होता है। x की पावर 5 100% ओड है। इवन और ओड कैसे चेक करते हो आप, एक बार f ऑफ x अगर किसके बराबर हो, माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर हो, तो फंक्शन इवन है, अदरवाइज ओड है। तो यहाँ पे तो माइनस फटाफट से बाहर ही आ जाएगा, ओड फंक्शन था तो आंसर 0 ही होगा। ऐसे करो वैसे करो, करो कैसे भी करो, ठीक है। अब आगे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो 10th है। क्वेश्चन नंबर 10 100% आपके पेपर में भी आएगा, या तो आपसे ऑर्डर पूछ सकता है या आपसे डिग्री पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, नो मैटर, दोनों ही करने हैं, ऑर्डर भी और डिग्री भी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो ऑर्डर है। और डिग्री क्या है, डिग्री में दो केस आपको चेक करने हैं, डिफाइन है या नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन के क्या केस होते हैं, अगर डेरिवेटिव e की पावर में हो, डेरिवेटिव log के बाद हो, या जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एंगल की जगह पे दे रखा हो, ठीक है। उसके बाद यही हमारी, और अगर dy/dx यानी कि इसकी पावर नॉट होल नंबर हो, अगर ये केस है तो डिग्री नॉट डिफाइन है, अदरवाइज डिग्री डिफाइन है। तो आप उसके बाद डिफाइन है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डिग्री का ऑर्डर है, उसकी पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फिलहाल इसमें सिर्फ ऑर्डर पूछा है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, ये है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 होगा। अगर डिग्री पूछ ली तो इनमें से कोई भी बात नहीं है, डिग्री क्या होगी, सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर, सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो डिग्री पूछ ली तो 1 है, ऑर्डर पूछ लिया तो हमारा वो 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 था अपना कि dx/dy इज इक्वल टू h ऑफ x y। ये मैंने शायद थोड़ा सा गलत कर लिया, एक बार मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th, ठीक है, ठीक लिख रखा है कि dy/dx जो ये फॉर्म दे रखी है हमारी, मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट भी तो हो सकती है कि जो dx/dy है वो इस फॉर्म में है h ऑफ x y। तो आप इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, तो हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन है ये। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, उनकी जगह पे कोई नया वेरिएबल, यानी कि कुछ एबीसी कुछ भी पुट कर लो आप, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर हम वी पुट करते हैं। तो x किसके बराबर होगा, v इंटू वाई। तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, x इज इक्वल टू v इंटू वाई। अगर y/x हो तो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, ठीक है। तो किसी भी रूप में आपको दे सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, f ऑफ x दे दिया sin x माइनस cos x के, और ये हमारा 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पूछी गई है। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक बार यही वैल्यू इसमें रखनी है, ठीक है, और दूसरे के बराबर रखना बस हर बार। हाँ, नॉट इक्वल हो, नॉट इक्वल वाले केस में ये इसके बराबर रख दो, दूसरे में वैल्यू पुट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, छोटे इक्वल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये साइन है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फटाफट से बराबर रखना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का फंक्शन है ये, क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूटी का। तो k किसके बराबर होगा,
के किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और cos जीरो की वैल्यू -1, तो -1 किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद 13 क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशोज दे दिए 2 -1 -k2 और डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिए। तो अभी देखो कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये हमारा 11.1 जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। तो उनमें से क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कैसे निकालते हो आप, कोस अल्फा किसके बराबर, एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, बीटा किसके बराबर वाई बाय रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और गामा किसके बराबर जेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। हाँ अगर लाइन दे रखा हो, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में, तो अपने को प्लस और माइनस दोनों ही लेने, ठीक है, वेक्टर हो तो जो आएगा वो लेना है। ठीक है, वो अब फिर दोबारा से क्वेश्चन चेक करेंगे, वो आप देख लेना कि क्या दिया हुआ है। तो 2x है और ये y है और ये z है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या होगी 2 और यहाँ पे आप निकालोगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9 3, तो 2/3 ये क्या होगा -1/3 और ये माइनस के 2/3, तो ऐसे आंसर हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b क्या दे दी 0.3/2, पूछा क्या था वो नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14th, इसमें बोल दिया कि p ऑफ a बाय b बताओ, यानी किसी ने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, यानी कि b होने के बाद a की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b क्या आ गई 0.32 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे है ना जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं, पहले आप इसको लाइक डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसको सोल्व करोगे, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे भी 2 के बाद पॉइंट करोगे। अब सोल्व करोगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आ गया 32/50, तो यानी कि आंसर क्या आ गया 16/25 ए बाय बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसने बोल दिया, अब ये दो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हैं, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ऑप्शन टाइप होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे और कुछ वन वर्ड जो आंसर होता है वो भी हो सकते हैं। और उसके बाद दो क्वेश्चन असर्शन और रीजन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब देखना, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ट्रू और फॉल्स। कोलिनियर वेक्टर की अगर आपने डेफिनेशन करी होगी तो टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल। ठीक है, अगर वो सिर्फ पैरेलल हो तो कोलिनियर बोले जाते हैं। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, उसके बाद आगे भी लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कि कोलिनियर वेक्टर में ना तो डायरेक्शन आपको देखनी ना मैग्नीट्यूड आपको देखना, तो कोई जरूरी नहीं है कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये ट्रू और फॉल्स पूछ लिया। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों ही, तो इसमें क्या आएगा ए का होना और ए का ना होना। अगर आपने एक्सरसाइज की होगी इंडिपेंडेंट इवेंट साइड 13.2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में है, तो अगर ए का होना इंडिपेंडेंट है तो ए का ना होना भी इंडिपेंडेंट है। आप उसमें कैसे भी आप यूज कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनका ना होना भी इंडिपेंडेंट है, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी किसके बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ट्रू या फॉल्स, तो दैट इज ट्रू, यही आया है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इवन नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, कि दो डाई फेंकी गई है, प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि दोनों पे इवन नंबर हो। तो दुनिया का इकलौता नंबर 2 है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है, यानी कि पहली बार भी 2 आया हो, दूसरी बार भी 2 आया हो, 2 कितनी बार होता है, एक बार। टोटल आउटकम कितने होते हैं 36, जब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, उसके बाद तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 1/36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ए और बी वेक्टर दे दिए और ये बोल दिया कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले आप निकालोगे ए क्रॉस बी, बाद में निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी क्या हो गया, आई जे के
क्रॉस में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो डिटरमिनेंट मेथड या राइट हैंड थंब रूल, जो भी आपकी मर्जी है, कोई भी आप यूज कर लो, ये सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 1 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3 5 -2, तो क्या आ गया माइनस आई कैप, माइनस के 2 माइनस के 15, इसके बाद माइनस के जे कैप 9 +4 प्लस के कैप, ये गया, तो 5 2 10 -3 7, ठीक है। इसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसने पूछा था। अब हमारे आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन असर्शन और रीजन, तो देखते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को करना कैसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन हमारे वही हैं जो स्टार्टिंग में बात की थी, असर्शन और रीजन। मेन यही है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर कैसे करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करने कैसे हैं। सबसे पहले आपको एक असर्शन, एक स्टेटमेंट दिया मिलेगा, उसके बाद आपको एक रीजन भी दिया मिलेगा, ठीक है। तो और चारों ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे, ये आपने कर भी लिए होगे, परी बोर्ड एग्जाम दे लिए होगे, तो ये तुमने देख लिए होगे। तो अब देखना कि करना कैसे, एक्चुअली जो प्रोसेस है इन क्वेश्चन को करने का वो क्या है। तो इन क्वेश्चन को करने में, यानी कि जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, जब भी मैथमेटिक्स के अंदर आप इनको करोगे, मैथमेटिक्स के आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करो, तो आपको 3 स्टेप है जो वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप से आपको गुजरना होता है। सबसे पहले पहला स्टेप, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक काम करना है कि असर्शन है जो, एक मतलब एक क्वेश्चन दिया मिलेगा आपको, वो सोल्व करना है। असर्शन एक स्टेटमेंट दी मिलेगी, उसको सोल्व करो। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सोल्व असर्शन, कि असर्शन को सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद यहां से आप फाइंड आउट करो कि आप एक आंसर निकाल, सोल्व करोगे तो डेफिनेट सी बात है आपको एक आंसर मिलेगा, और असर्शन में आपको आंसर दिया मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका आंसर आया है वो आप चेक करोगे कि वो ट्रू आया फॉल्स है, ठीक है, सही नहीं आया, ठीक है। पहला काम हो गया, एक क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, यानी कि आपको एक रीजन तो मिल गया, सॉरी एक असर्शन में एक आंसर तो आपको मिल गया, उसके बाद आप चेक करोगे रीजन, कि रीजन सही है या रीजन गलत है। यानी कि वो चीजें आपने पढ़ी है कहीं या वो नहीं पढ़ी, कुछ ऐसा आपको दिया मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ये स्टेप आपका जरूरी, और ये आपको कब करना है। अब आपको यहां पे भी मिल गया कि आंसर सही है गलत है, यहां पे भी मिल गया कि रीजन सही है गलत है। वैसे तो ये सारी बातें तब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी, और इसको आप जो अपना काम है इंटरलिंक भी करना, दोनों को जोड़ना भी है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपको तब करना है जब असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो। तो आप क्या चेक करोगे कि क्या आपने असर्शन को जब सोल्व किया, क्या आपने उसमें रीजन का यूज किया, यानी कि कोई फॉर्मूला। सेकंड स्टेप में आपको सम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सेकंड स्टेप में आपको जो रीजन दिया मिलेगा वो चेक करना था कि वो सही है गलत है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप कब करना है, जब दोनों सही हो, असर्शन भी और रीजन भी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा जो काम है वो ये है कि चेक करेंगे कि जब हमने फर्स्ट स्टेप किया, कि जब हमने फर्स्ट स्टेप किया, क्या उसमें जो रीजन है ये इसका प्रयोग किया है या नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट आपका ट्रू आया, सेकंड गलत आया तो ऑप्शन सी, फर्स्ट आपका गलत आया सेकंड सही आया तो ऑप्शन डी। थर्ड स्टेप में जो ए और बी आप आंसर कब चूज करोगे, जब आप थर्ड स्टेप करोगे, ठीक है। अगर आपने रीजन का ही प्रयोग किया है तो पहला आंसर, अगर रीजन का प्रयोग नहीं किया तो आंसर अपना बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाली चीज, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला है। अब देखो पहले मैंने बोला कि सोल्व करो असर्शन को, तो यहाँ पे एक रीजन असर्शन दे दिया 19 क्वेश्चन में कि एक रिलेशन हमारे ए बी सच दैट, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले से एक बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद दे दिया ए हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो अपनी रिलेशन आएगी वो क्या आएगी, अगर आप यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू अगर आप एक पुट करोगे तो बी आपको 2 मिलेगा, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट पहले से 2 बड़ा है, अगर आप 2 पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, 4 पुट करोगे तो 5 मिलेगा, और 5 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। 6 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 7 इसके अंदर नहीं है। उसके बाद ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बराबर वाले चेक करते हैं, अभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी, जब इसमें एक एक भी हो, दो दो भी हो, तीन तीन भी हो, चार चार भी हो, पांच पांच भी हो, छह छह भी हो। इसमें तो एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने लगता है अधूरा ही लिख लिया, इसमें कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं ना, इसलिए जल्दबाजी में।
ठीक है, इसने बोल दिया कि आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इसने बोल दिया। तो अब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% हम बोल देंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। तो पहला आंसर हमें क्या मिला, पहला स्टेप हमने कर लिया, असर्शन को सोल्व कर लिया और हमें क्या मिला कि जो आंसर है अपना वो ट्रू है, असर्शन तो सही है। उसके बाद रीजन को सिर्फ पढ़ना है। रीजन में क्या बोल दिया कि रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगी, जब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो। तो दूसरा भी सही हो गया। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब थर्ड स्टेप, क्या हमने जब इसको सोल्व किया, जब ये चेक किया इक्विवेलेंस नहीं किया, इसका प्रयोग किया तो किया, क्योंकि अब हमने बोल दिया कि इक्विवेलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं थी। कब होती, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो यूज तो किया नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए ऑप्शन आएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन इज करेक्ट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, दो लाइन दे दी कि b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हमने चेक करनी हो तो हम वही करते हैं, कोस थीटा निकालते हैं। अगर कोस थीटा 0 आया तो थीटा 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री आता है तो तभी लाइन परपेंडिकुलर होती है। और 90 डिग्री तब आएगा ना जब कोस थीटा 0, 0 कब आएगा, जब डॉट 0। तो असर्शन तो सही है। उसके बाद रीजन क्या बोल दिया कि कोस थीटा आपने ऐसे निकाला, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। तो ये था हमारा 19th और 20th क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हमारा सेक्शन बी जो होगा 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 हमारा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। ये सेक्शन हमारा 2-2 नंबर के क्वेश्चन का है। इसमें आपको देखो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन भले ही हो, लेकिन जो आपका प्रॉपर वे है आपको वो इसमें यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि आर जो बराबर है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि इस रिलेशन में सारे के सारी वो लाइनें हैं जो एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सच दैट कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये चीज दी है और इसको दिखाना है। वो तो हम अपने आप देख लेंगे, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, जो भी है। सबसे पहले आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव, तो पहले आप लिखोगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में हम खुद पे चेक करते हैं कि क्या कोई लाइन, देखो रिफ्लेक्सिव कब होती है, रिफ्लेक्सिव हमारी कोएफिशिएंट तब होती है ना ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, जब बराबर वाले उसके अंदर हो। तो जब भी रिफ्लेक्सिव का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको यह सोचना है कि क्या कोई चीज जो रिलेशन दी है वो खुद पे भी लागू होगी। ठीक है, तो खुद पे का क्या क्या मतलब है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या L1 L2 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, L1 L1 बराबर वाले देखने हैं, तो यहां पे तुम डायरेक्ट लिखोगे कि L1 L1 नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, कि जो L1 लाइन है वो L1 लाइन पर, कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक आ गया। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं, उल्टा। ठीक है, कि क्या L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगी। मान लिया ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है। अब L1 तो परपेंडिकुलर है L2 पे, क्या L2 ने भी L1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। उसके बाद क्या लिखोगे कि फॉर सिमेट्रिक, यहां पे क्या मेंशन करोगे कि L1 L2 बिलोंग टू आर, लेट करोगे कि लेट L1 कि एक ऑर्डर पे दो लाइनें हमने के रिलेशन में लिख ली, तो इसका मतलब कौन सी लिखोगे, जो परपेंडिकुलर होगी। तो इंप्लाइज दैट, तो उस बात का क्या मतलब होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, की जो L1 है वो L2 पे परपेंडिकुलर है। या आप यहां पे ये सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हो, इसका मतलब इंप्लाइज दैट ही होता है। उसके बाद पहला सिमेट्रिक में आपको एक लेट करना है। उसके बाद क्या होगा, L2 L1 ऑल्सो बिलोंग टू आर, क्योंकि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एट L1। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, अगर उसका उल्टा हो। उसके बाद आप चेक करोगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हो, ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर लेट कर लेते हैं। उसके बाद पहले दो एलिमेंट लेट करने होते हैं। ठीक है, कई बार
ज्यादातर क्वेश्चन में। अब मान लो कि x इज वाई ऑफ y, वहां पर ए बी तो हो सकता है, बीसी कभी भी नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में लेट करोगे आप कि लेट L1, L2 बिलोंग टू R, तो इस बात का क्या मतलब होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और ऑल्सो लेट करोगे एंड L2, L3 बिलोंग टू R, तो इंप्लाइज दैट L2 परपेंडिकुलर टू L3। अब देखो, अब L1 ये है, L2 ये कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, और L2 परपेंडिकुलर लेना है किस पर, L3 पर। तो उसके बाद चेक करना है कि ये तो इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए बी, उसके बाद बी सी चेक क्या करते हो, ए सी चेक करते हो कि क्या ए बी सी पे परपेंडिकुलर होगी। तो क्या यहाँ पर जो L1 है वो L3 पे परपेंडिकुलर है, नहीं है, पैरेलल है वो। तो यहाँ पे तुम लिखोगे बट L1, L3 नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L3, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव आ गया, नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, यही शो करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और इसके ऑप्शन में दिया है ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, ये आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स 1/2, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। cos इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, cos की वैल्यू π/3 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, sin π/6 पे, 30 पे होता है ना। तो अब देखो, cos से cos इनवर्स कब करता है, जब किसके बीच में लाई करता हो, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो ये होती है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, π/3। उसके बाद 2 sin से sin इनवर्स कब कैंसिल होता है, जब 0 से -π/2 से किसके बीच में हो, प्लस के π/2 के बीच में इसकी रेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 2 × π/6, तो ये भी π/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2π/3। ये इसके ऑप्शन में था, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, लेकिन प्रैक्टिस सेशन है, दोनों करो। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, आसान सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ डेटर्मिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा 3D और 8 चैप्टर भी आसानी लगा लो, क्योंकि उसमें संख्या कम है क्वेश्चन की। तो 20 जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, 22 क्वेश्चन, पहले देखो कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसके बाद जो चीज प्रॉपर वे में आप लिख सकते हो ना वो लिखो, यहां पे आप मेंशन करो। अगर आप यहां पे मेंशन करोगे तो आप भीड़ से अलग होगे, ऐसे सारे सोल्व करके आएंगे। अब तुम ये लिखोगे कि इसे कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसे कैंसिल कर दिया, क्यों, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब ये देखोगे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉन्सेप्ट लिखोगे कौन सा है, तो यहां पर हम मेंशन करेंगे कि बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, क्योंकि 2 मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं, इसमें दे रखा है ये मैट्रिक्स इसके बराबर, आप एबीसीडी की वैल्यू बताओ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा, पहली के। ठीक है, पहली का a11 दूसरे के a11 के बराबर होगा। तो यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स a - b किसके बराबर, -1 के, और इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद 2a + c किसके बराबर, 5 के, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और उसके बाद क्या होगा, 2a - b किसके बराबर है, 0 के, उसके बाद 3c + d किसके बराबर, 13 के। तो यहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, कोई जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही बराबर दे सकते, कैसे भी दो, आपको सोल्व पता है कैसे करने, एक ही मेथड है। जब तक एक इक्वेशन में आप एक वेरिएबल कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद देखो, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने 10th क्लास में सोल्व किया, यहाँ पे भी ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी है, इन दोनों को सोल्व कर लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a से 2a कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना, तो माइनस के 2b, और वो क्या होगा, प्लस के b किसके बराबर होगा, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी थी, वहां पे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2b किसके बराबर, माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई, 1, इसके बाद b की वैल्यू यहां पे रख दो, a की मिलेगी, इसके बाद a की वैल्यू यहां पे रख दो, c की मिलेगी, उसके बाद c की वैल्यू यहां पे रख दो, d की मिलेगी, तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है जो हमारा, वो देखना। अब इसमें बोल दिया कि kx + 1 ये फंक्शन की वैल्यू है, कंडीशनल फंक्शन दे रखा हमारा, x अगर 5 से छोटा हो तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, 5 से बड़ा हो तो फंक्शन किसके बराबर होगा, 3x - 5 के बराबर होगा। तो x = 5 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो k की वैल्यू पूछ रखी है,
तो आप यहां पे क्या करोगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 5 एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के। मैंने दो बातें बोली थी, ये हमारा सेम क्वेश्चन कहां पे आया, सेक्शन ए के अंदर भी आया। मैंने बोला था नॉट इक्वल टू हो तो आप फंक्शन की वैल्यू ले लो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वैसे तीनों भी आप एक साथ रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने जो रीजन है वो दे दिया, तो उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग किसको अप्रोच करेगा, 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड फंक्शन को, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5 फ्रॉम द राइट साइड किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन को। तो उसके बाद क्या करते हो आप, लिमिट एज टेंड टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एज टेंड टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच। ठीक है, अब शायद ये नीचे चले जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो लिमिट एज टेंड टू 0 फंक्शन, ये एफ ऑफ 5 माइनस एच का क्या मतलब है, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे 5 माइनस एच रखना है, और एक्स क्या होगा, 5 से छोटा, 5 से छोटा है तो ऊपर रखोगे नीचे, 5 से छोटा है तो ऊपर रखेंगे, के एज इट इज एक्स की जगह पे कितना 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच प्लस 1, ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे क्या अपना लिमिट एच टेंड टू 0 किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या रखना है, 5 प्लस एच, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया, 5 प्लस एच माइनस के 5, तो एच की जगह पे यहाँ पे भी 0, तो क्या आ गया 5 के प्लस 1, और यहाँ पे भी 0, क्या आ गया 15 माइनस 5 यानी कि 10, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9/5। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस में गड़बड़ होगी तो चेक कर लेना, लेकिन आपको जो सीखना है वो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मेथड सीखना है बस। अगर क्वेश्चन ये 1 नंबर में हो तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। अगर देखो आप इसी क्वेश्चन की वैल्यू अगर आपने 1 नंबर में निकालनी हो तो क्यों इतना बड़ा करना है, एक्स की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट 5 पुट कर दो, क्या आ गया 5x प्लस 1, सॉरी 5k प्लस 1, और यहाँ पे डायरेक्ट 5 पुट करोगे, क्या आ गया 15, 15 माइनस 5 10, तो वही आ गया, एक उस साइड जाके माइनस का 9, 5 9/5, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद देखते हैं 24th और 25th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24th, और 24th क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिए, ये y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 3x, शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके और में दिया है आपको, ये भी 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये क्वेश्चन अलग से सोल्व करना है, ये अपना अलग हो गया, तो पहले इसके करेंगे उसके बाद उसको करेंगे। तो पहले ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी उसमें देख लो आप किसकी जरूरत है, एक तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, और हमें और किसी की जरूरत नहीं है। 2 बार डेरिवेटिव करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और y की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे रखनी है, फिर उसके बाद उसको सोल्व करना है और ये 0 के बराबर आ जाएगा। सबसे पहले ये निकाल लेंगे d² y बाई dx², और हाँ अगर आप थोड़ा सा इसको आसानी से करना चाहोगे एक इफेक्टिव मेथड से, तो आप डायरेक्ट भी इसको ये बना सकते हो, लेकिन अगर ये डायरेक्ट इक्वेशन आपसे ये ना बने तो आप वो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे y अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना है इसका, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि वेरिएबल 2 है, मल्टीप्लाई में है तो एक ही मल्टीप्लाई में, तो y का क्या आ गया dy बाय dx, यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना x का 1 और sin 3x का एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, अगली बार दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव आ गया अपना ये। ठीक है, इसके बाद एक बार और इसका डेरिवेटिव कर दो, ये दिखाना है, तो एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ गया अपना d² y बाय dx², अब sin 3x का क्या आ गया 3 cos 3x, इसके बाद प्लस 3x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x इंटू कोस एक्स, 3 तो एज इट इज लिख लिया, x इंटू कोस 3x में प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, अगली बार दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, तो हो गया अपना, अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x माइनस के 9x sin 3x। ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी, अब ये आ गया अपने पास कितना 6 cos 3x माइनस के 9x sin 3x। ठीक है, ये अपने पास आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको इसमें पुट कर दो वैल्यूज को,
तो अब क्या है यहाँ जो शो करना है, यहाँ पे आप लिखोगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पर डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी है, ये रही 6 cos 3x माइनस के 9 x sin 3x, ये हो गया अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस 9 इंटू वाई, वाई ये रहा, यहाँ पे 9 आएगा तो कितना आ गया 9x sin 3x, इसके बाद माइनस के 6 cos 3x, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, किसके बराबर आ गया 0, जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब इसी के ऑप्शन में दे दिया तो पेपर, सैंपल पेपर तो आसान है, इसी प्रकार का आपका पेपर भी आएगा। अब ये दे दी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी आपको dy बाई डी दिख जाए तो समझ लेना 9 चैप्टर का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो करना है ना, जब आपने एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन किए तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहां पे है आपके 3 मेथड हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको ये चूज करना है ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है, होमोजेनियस तो नहीं है, 1 मिनट में कैंसिल कर दिया कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखना यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 2, क्या चेक इन होमोजेनियस तो नहीं है। उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो 90% आपको 3 टर्म में मिलेंगी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तो वैसे आपको सबसे पहला काम तो यही करना, वेरिएबल अलग करके देखने हैं। मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, वाई वाले वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, वाई वाले अलग एक्स वाले अलग, तो यहाँ पे dy है एज इट इज, और ये उस साइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और इसके बाद ये उस साइड चला गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे क्या 1 माइनस के एक्स के। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहला काम y वाले अलग x वाले अलग, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डायरेक्ट हो गया tan इनवर्स y। ठीक है, अब ये देखना आप ये कौन सा फॉर्मूला है, ये अपना क्या होगा स्पेशल फंक्शन हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2a log ऑफ x a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, वो वही फॉर्मूला हमारा, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका जो है वो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये था हमारा 24th क्वेश्चन। अब 25th यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि अपने पास जगह है और ज्यादा टाइम वेस्ट भी हमको नहीं करना है। 25th क्वेश्चन में क्या है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स है अपने पास, बैग लगा लो कोई भी, उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 जो है अपनी रेड बॉल है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों रेड हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, करने का मेथड सीखना है, ये आपके पास होना भी चाहिए। अब देखो 2 बॉलें निकाली हैं, दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो पहली रेड हो मल्टीप्लाई बाय दूसरी भी रेड हो, ये बताना। वैसे क्वेश्चन अपना सिंपल है, पहली बॉल रेड होगी तो 8/18 मल्टीप्लाई बाय, दूसरी भी रेड होगी, रिप्लेसमेंट है तो अगली बार 8 की 8 रेड है क्योंकि रिप्लेसमेंट तो कर दी, और टोटल भी 18 है, तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा 4/9 इंटू 4/9 यानी कि 16/28। ठीक है, लेकिन आप लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, जो हमारा हरियाणा बोर्ड है HBSC है, वो आपका चेक करेगा मेथड, आंसर नहीं चेक करेगा मेथड की आपने अटेम्प्ट कैसे किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इवेंट मान के करने हैं। आप ऐसे करोगे कि लेट, पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल व्हाइट बॉल, वो मेथड हो गया। देखो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तब जितना आप छोटा करोगे सही है, लेकिन बोर्ड में अटेम्प्टेशन मायने रखेगी। तो आप इवेंट मानोगे कि लेट ए बी द इवेंट, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, तो उसके बाद लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी 8/18, उसके बाद करोगे कि लेट बी बी द इवेंट, सेकंड ड्रॉन बॉल इज आल्सो रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दूसरी बॉल रेड हो 8/18, उसके बाद लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहली भी रेड हो दूसरी भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो क्या आ गया, इसको बी नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, कि दूसरी रेड हो जो पहली भी रेड आई हो, बी कौन है सेकंड रेड हो ना, तो यहाँ पे ये लिखोगे पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी 8/18 और दूसरी भी इंडिपेंडेंट थी 8/18। ठीक है, तो इसका मेथड होगा, आंसर अपना यही आएगा 16/81। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 3 सेक्शन हमारे बाकी हैं।
तो अब देखते हैं हमारा सेक्शन सी। तो अब देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का 26। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या ना इस सैंपल पेपर में या प्रैक्टिस पेपर में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, सारे के सारे जो हमारे टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो ये सैंपल पेपर कवर कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए दे दिया, ए टू बी हमारा ये फंक्शन है। उसके बाद ए में बोल दिया 3 नहीं है, बी में 1 नहीं है। वो क्यों बोला है वो हम चेक कर लेंगे आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे। और हमें क्या करना है, हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 में हम क्या करते हैं, 1 1 जब आप चेक करोगे 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। x1 और x2 नंबर हम लेट करते हैं, किससे बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर से। और f ऑफ x1 किसके बराबर रखते हैं, f ऑफ x2, ठीक है। और उसके बाद अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं है। क्योंकि हर बार आप मैपिंग करके चेक नहीं कर सकते 1 1 या ऑन टू, कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमें वो दे देते हैं। तो लेट करोगे x1 x2 बिलोंग टू r -3, यानी कि x1 x2 दो एलिमेंट है रियल नंबर, लेकिन उनमें 3 नहीं है, क्योंकि 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये चीज मेंशन करना क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, यहां पे मेंशन कर सकते हो कि 4 1 1, क्योंकि पहले जो आप दिखा रहे हो, ये जो काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, 1 1 चेक करने के लिए, चेक करना है 1 1 या ऑन टू। तो ये हो गया हमारा, ये ले लिया। उसके बाद सच दैट इस प्रकार लेनी है कि जो f ऑफ x1 की वैल्यू है वो f ऑफ x2 के बराबर हो, कि सच दैट लेट करने हैं, 2 नंबर लेट तो कर लिए, दोनों इस प्रकार लेने की f ऑफ x1 किसके बराबर हो, f ऑफ x2 के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे x1, तो क्या आ गया x1 -2, और नीचे क्या आ गया x1 -3। यहां पे x की जगह पे x2 रखोगे तो क्या आ गया x2 -2 और x2 -3, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गया x1 x2, इसके बाद 3x1, तो क्या आ गया माइनस के 2x1 प्लस के 6। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे x1 x2, इसके बाद ये हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 3x2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सोल्व कर लोगे आगे मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो लास्ट में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, x1 बराबर है x2, और आप ये क्या बोल दोगे, यहां पे आप लिखोगे कि x1 बराबर x2 आया। तो इसका मतलब ये अगर इस फंक्शन के अंदर कोई भी दो एलिमेंट सेम आंसर देंगे, सिर्फ और सिर्फ तब देंगे जब दोनों अलग अलग ना होके एक हो, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। तो यहां पे क्या लिखोगे कि इन दिस फंक्शन फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, देयर आर टू डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग हो गए तो इमेज भी अलग अलग होगी। सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑनटो फंक्शन के लिए अगर ऑनटो शो करना हो, ऑनटो के लिए आप क्या करते हो, ऑनटो दिखाने के लिए, ठीक है, ऑनटो दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, ये तो 1 1 था। ऑनटो के लिए क्या करते हो, अब ये x -2, अब यहां पे मेंशन करोगे कि फॉर ऑनटो x -2 बाय x -3 किसके बराबर लेते हो, y, ठीक है। ये मेथड है, आपने किया होगा। ये है हमारा y इन टर्म ऑफ x, लेकिन निकालना क्या हमें, x इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू निकालनी किसके टर्म में, y की टर्म में। तो कैसे निकालोगे, वेरिएबल आपको पहले तो इसको सोल्व कर लो बस। तो क्या आ गया x -2 किसके बराबर आ गया, yx -3y, ठीक है। अब x वाले एक साइड करेंगे तो x -2 माइनस के 2 साइड चला जाएगा, क्योंकि x वाले एक साइड करने हैं, जिस इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x -yx किसके बराबर, 2 माइनस के 3y, ठीक है। और यहां से x आ गया अपना कॉमन, क्या आ गया 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y। इसके बाद x किसके बराबर आ गया, 2 - 3y बाय 1 - y, ठीक है। ये चीज अपनी आ गई। अब एक बात देखो, पहला काम आपको यही करना है, वॉन्टो दिखाने के लिए लेट करना है, ये लेट लिखोगे। वैसे एफ एक्स वाई की वैल्यू होती है, लिखने की भी जरूरत नहीं, x -2 x में y के बराबर आ गया। क्या था ये, y इन टर्म ऑफ x था, क्या निकाल लिया, x इन टर्म ऑफ y निकाल लिया। अब देखो ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है, दो चीजें चेक करनी है। एक तो ये कि रूट के अंदर माइनस ना हो, दूसरा ये कि नीचे है जो वो जीरो ना हो।
अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखोगे, y की अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लो। अब रूट में तो इसका कुछ काम है ही नहीं। उसके बाद नीचे जीरो कब होगा ये, अगर नीचे एक हो। पहले ही बोल दिया कि बी के अंदर सॉरी, हाँ ठीक है, ये रहा, बी के अंदर एक नहीं है, पहले ही दे रखा है कि इसके अंदर एक के अलावा सारी चीजें एक रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे रूट वाला भी कोई चक्कर नहीं है और ये भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर माइनस 3, ठीक है, क्योंकि 3 तो इसमें है नहीं वाई में। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो हमारी रेंज है उसके लिए एक इमेज इस साइड पक्का होगी, ठीक है। 3 पे एक पे नहीं होनी थी, यहाँ पे 1 लिखना है क्योंकि एक पे हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक के अलावा सभी की कुछ ना कुछ इसके लिए इमेज है, तो ऑन टू भी फंक्शन है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। यही दिखाना था 1 1 और ऑन टू। इसके बाद ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चीज हमें दे दी, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है तो obvious सी बात है सिंप्लीफाई ही करेंगे। तो tan इनवर्स 1/2, अगर आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी याद की है तो ये आइडेंटिटी भी है, लेकिन अगर आइडेंटिटी याद ना की हो तो इसमें आप x की जगह पे tan थीटा पुट कर दो और इसमें y की जगह पे tan अल्फा पुट या tan फाई जो भी पुट करो कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया cos इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स फाई बाय में 1 प्लस के tan इनवर्स फाई, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी होगी हमारी, tan इनवर्स 1/2, ये किसकी होगी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की, और ये किसकी होगी हमारी cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 फाई की, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसके बाद दोनों में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा tan इनवर्स थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया फाई। थीटा की वैल्यू ऊपर से निकालोगे क्वेश्चन में से, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, और फाई की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स y। इसको आगे सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या हमारी, ये tan इनवर्स नहीं मिलेगा, सीधा tan मिलेगा। ये क्वेश्चन चेक कर लेना आप, ठीक है। तो क्या मिलेगी tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई, तो इससे कैंसिल होगा, क्या आंसर आ जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस के एक्स वाई, ये हमारा आंसर होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, ठीक है, यही है, इनवर्स नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y, ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। इक्वेशन में पहले x वालों को बराबर कर लो फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 29। क्वेश्चन नंबर 28 में डेरिवेटिव करना है और 29 क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, ये बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये 5th का क्वेश्चन है और ये 6th चैप्टर का क्वेश्चन है। 6th चैप्टर में मैंने बोल ही दिया था स्टार्टिंग में ही जब हमने छोटे क्वेश्चन किए कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया, सॉरी मार्कर दूसरा ले लिया मैंने, ये रहा कि y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y, और ये बोल दिया कि डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट देखो। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि पावर में वेरिएबल है, जो पावर है उसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो पावर में वेरिएबल हो तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, पावर में वेरिएबल 100% लोगैरिथम का यूज होगा, 100%। उसके बाद लोगैरिथम का यूज हम कब नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में के बीच में प्लस या माइनस के साइन हो। तो इसमें क्या प्लस माइनस के साइन है, नहीं है, तो वी कैन यूज लोगैरिथम डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन लिखोगे और डायरेक्ट आप लोगैरिथम अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो लोगैरिथम की प्रॉपर्टी क्या कि पावर आगे आ जाएगी, तो क्या होगा x इंटू लॉग ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या होगा y इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, क्या करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, पहले log का 1/y, उसके बाद y का dy बाय dx, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अगली बार
फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज इक्वल टू, यहां पे फिर वही रूल, y एज इट इज log x का x और x का 1। अगली बार log x, हाँ यहां पे कर दिया log का, तो y का dy बाई dx और log x एज इट इज। ठीक है, ये काम हो गया। अब जिसमें dy बाई dx है वो अलग और जिसमें नहीं है वो अलग, तो x बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही साइड आके माइनस का, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस के लॉग ऑफ वाई। ठीक है, यहां पे क्या कॉमन आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बच गया, एक्स बाय वाई माइनस के लॉग एक्स, और यहां पे क्या आ गया, वाई बाई एक्स माइनस के लॉग वाई, एलसीएम लोगे तो एक्स यहां पे आएगा और एक एक्स इसमें नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी एलसीएम लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, एक्स माइनस के वाई लॉग वाई बाय में वाई। ठीक है, एलसीएम लोगे इसके नीचे 1 है, ये आ गया हमारा। और अगली बार क्या होगा, ये यहां पे कौन है, y इंटू एक्स लॉग वाई। जैसे ही तुम इसको इस साइड लेके आओगे, y यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे x डिवाइड में तो डिवाइड में ही रहेगा, और ये चीज यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे आ जाएगी, x माइनस वाई लॉग वाई। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी यही आ जाएगी। ठीक है, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। फंक्शन दिया है, इंटरवल बताना है, कौन से में इंक्रीजिंग है कौन से में डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के स्टेप क्या हमारे, एक फंक्शन आपको दिया मिलेगा, सबसे पहला काम आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव के बाद उसको जीरो के बराबर रखोगे, जीरो के बराबर रखने के बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो उसको नंबर लाइन पे शो करोगे, फिर साइन चेक करोगे डेरिवेटिव का, किसी में प्लस आएगा किसी में माइनस, में प्लस आ गया तो वो इंक्रीजिंग, माइनस आ गया डिक्रीजिंग, दो बार यही है तो प्लस, कुछ ऐसे साइन आ जाएंगे। ठीक है, दोनों बार माइनस है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, वो अपना वो देख लेंगे। तो सबसे पहला काम है इसमें डेरिवेटिव करना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स, तो 2x की पावर 3 है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आ गया, 6x स्क्वायर, माइनस के यहाँ पे क्या आ गया, 3x स्क्वायर का कितना आ गया 6x, और माइनस के 36, 7 का आ गया 0। सबसे पहला काम आपको डेरिवेटिव करना है, दूसरा काम जीरो के बराबर रखना है। ठीक है, पावर 3 है, डेरिवेटिव 2 का आएगा, आंसर भी 2 आएंगे। पावर 4 है, डेरिवेटिव 3 पावर का आएगा, आंसर भी 3 आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट भी 3 होंगे, जो पावर है उससे एक कम क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। अब यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया हमारा 6x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 36 किसके बराबर 0 के, तो 6 अपना कॉमन है, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6 किसके बराबर 0 के, तो फैक्टर क्या आ गया हमारे माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 किसके बराबर 0 के, 3 और 2 फैक्टर है, x कॉमन तो क्या आ गया x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन क्या आ गया x माइनस 3 किसके बराबर 0 के। अब x माइनस 3 और x प्लस 2 किसके बराबर 0 के, x की वैल्यू यहाँ से 3 वहां से माइनस के 2, तो शो करोगे नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी, एक क्या है माइनस के 2 और कौन है 3। ठीक है, अब किसके साइन चेक करोगे, यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि पॉइंट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3, डिवाइड नंबर लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। ठीक है, 2 पॉइंट नंबर लाइन के 3 इंटरवल कर देंगे, 3 पॉइंट नंबर लाइन के 4 इंटरवल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, साइन चेक करोगे आप किसका, डेरिवेटिव का, ये हमारा डेरिवेटिव है 6 कॉमन लेने के बाद। अब मान लो -2 से और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कौन है, माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 रखेंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 3 माइनस के 6 प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद इनके बीच में 0 आ गया, 0 रखेंगे तो माइनस है, और उसके बाद 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 माइनस 6, तो ये प्लस आ गया। तो इसके बाद लिखोगे इन इंटरवल, 2 इंटरवल में प्लस का आया है डेरिवेटिव, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -2 एंड इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, और इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। यहां पे लिखोगे इन इंटरवल -2 से 3 एफ डैश एक्स किससे छोटा है 0 से, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव छोटा है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप टेंजेंट डालोगे तो 90 से कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेरिवेटिव प्लस होगा, और इस साइड टेंजेंट डालोगे तो हमेशा 90 से बड़ा है।
अगर टेंजेंट 90 से बड़ी मतलब एंगल 90 से बड़ा है तो वो किसकी साइड होगा, वो डिक्रीजिंग पोर्शन की साइड होगा, वहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए हम इसके साइन चेक करते हैं। तो ये था हमारा 29th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 30। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपको दो ऑप्शन मिले हैं। एक क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का है, दूसरा भी इंटीग्रेशन का है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट है। कॉन्सेप्ट आप बताओगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपको पहले उसको देखो, फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं वीडियो के स्टार्टिंग से कि पहले आपको क्वेश्चन देखते ही अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ये है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इट मींस आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आ गया हमारा। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में दो चीज हो तो मतलब 100% क्वेश्चन 100% नहीं बोलेंगे, सॉरी 100% नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हो या एक का डेरिवेटिव दूसरी चीज भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, u इंटू वी। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में हो जिसमें एक दूसरे का डेरिवेटिव भी ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी ना हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है। तो क्या रूल है हमारा, एक को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, दूसरे को आप सेकंड मानोगे यूजिंग आइलेट। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर जो पूरा आंसर आ गया अपना फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा लोगैरिथम फंक्शन है। तो लोगैरिथम पहले आया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट कौन है हमारा लॉग एक्स, log x एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा कौन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 माइनस पहले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या एक्स की पावर 3/3 dx। अब क्या आ गया log x एक्स की पावर 3/3 माइनस के यहाँ पे एक्स की पावर 2 बच गई, तो क्या आ गया एक्स की पावर 3/9 प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि -5 से 5 इंटीग्रेशन करना है मोड ऑफ x -2। मोड वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, आपको 100% मोड है जो क्वेश्चन से खत्म करना होगा। और मोड कैसे खत्म करोगे, मैं भी आप उसका ग्राफ बना लो पहले। ठीक है, ग्राफ बनाओगे मॉड्यूलस फंक्शन का, अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे तो x + 2 है, किस पे 0 होगा -2। मॉड्यूलस फंक्शन v शेप में होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये कहां पे 0 होगा -2 पे। तो हमें जो एरिया निकालना है वो कहां से, -5 से +5 तक, ये वाला एरिया आपको निकालना है। वैसे इसने बोला नहीं, इसने तो सिर्फ यही बोला इंटीग्रेशन करो, ये वाला हमने बताना है। तो -5 से -2 तक तो मोड का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव है, वहां पे नहीं होगा। तो ये हमारी देखो एक हमारी P0 है प्रॉपर्टी, आपको ऐसे फिंगर पे याद होनी चाहिए कि पहले P0 प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी की अगर बात करें, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है। वो यही है कि अगर A to C इंटीग्रेशन करना है तो अब देखो पहली प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं हमारी, A to B f(x) dx। वो क्या है कि अगर A to B आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो देयर विल बी नो चेंज इन इंटीग्रेशन। उसके बाद सेकंड क्या हमारी कि अगर साइन चेंज करोगे, साइन चेंज हो जाएगा अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करोगे इंटीग्रेशन का। थर्ड प्रॉपर्टी है कि A to C तक इंटीग्रेशन करना हो, अगर बीच में कोई नंबर B है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A to B प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B to C, जाना C तक ही है। ठीक है, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, कि यही क्यों ऐसे क्यों लिखेंगे, तो इसको आप ब्रेक करोगे। सबसे पहले -5 से -2 तक, यहां पे आप माइनस का यूज करोगे क्योंकि इस साइड मोड का यूज है, प्लस इसके बाद -2 से 5 तक आगे मोड का कोई यूज नहीं होगा, तो क्या आ गया x + 2 dx। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो माइनस बाहर ले लिया, यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ गया x² 2 + 2x। लिमिट क्या है -5 से -2, इसके बाद प्लस इसका भी इंटीग्रेशन सेम x² 2 + के 2x, लिमिट क्या है -2 से 5। तो आगे आप इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर है जो हमारा आ जाएगा
एक बार आपने -5 रखना, एक बार -2, ठीक है। या अगर एरिया हो, बिना इंटीग्रेशन आपको आंसर मैच करना हो, ये आंसर क्या आएगा इसका, ये हमारा बेस हो गया 3, और नहीं हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे ही सोल्व कर लेना, आप देख लेना, मैं जो आंसर मिलाने के लिए बोल रहा था, सोल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 या 31st क्वेश्चन है जो हमारा, वो देखना है। इसने बोल दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो ये मान ये कोई पैरेललोग्राम के वेक्टर दे रखे हैं, कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर, ठीक है। मान लिया कि अपने पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी कोई भी, और ये ए वेक्टर दे रखा है, वो क्या है 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 5k। इसके बाद बी वेक्टर दे रखे हैं i माइनस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि जो इसका डायगोनल है, जो डायगोनल है आप उसका भी यूनिट वेक्टर बताओ, ठीक है। तो अगर आप पैरेललोग्राम वो भी यूज कर सकते हो, इसको छोड़ना, अब हम डायरेक्ट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी इसमें यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग adjacent side of a triangle, then their sum will be represented by the third side taken in reverse order, और that vector is called resultant vector, ठीक है। तो यानी कि जो इसका डायगोनल वेक्टर है, यानी कि आर वेक्टर ही ले लो आप, वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। क्यों होगा, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो उसके बाद दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 2 और 1 3i कैप माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6j कैप 5 और 3 प्लस के 2k कैप, ठीक है। अब इसका भी यूनिट वेक्टर यानी कि आर कैप बताना है, तो क्या जाएगा वो, इस वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे आप, इसके यूनिट वेक्टर से। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 9 प्लस 36 प्लस 4 49 यानी कि 7, तो क्या आ गया 3/7 i कैप 6/7 j कैप और 2/7 k कैप, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा छोटा सा ही है, 3 ही का था शायद। अब देखना है ये हमारा जो है सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब देखना है सेक्शन डी। सेक्शन डी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन डी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। जो सेक्शन डी है हमारा, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप सेक्शन डी करके आए हो या कर लिया तभी प्रैक्टिस पेपर करने का फायदा है। अगर सेक्शन डी आपको नहीं आता तो आपको ये चीजें करने का फायदा ही नहीं है, पहले आप ये करना। इस सेक्शन डी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। सेक्शन डी के अंदर 4% जो 100% 4 क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, सबसे पहला जो 32nd क्वेश्चन होगा, 32वां क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर के अंदर होगा आपके, वो होगा मैट्रिक्स मेथड। अब मैं क्या ही आपको मैट्रिक्स मेथड करूं, आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 33rd जो क्वेश्चन हमारा, वो हो सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग का हो, सीरियल कुछ भी दे दो, ये क्वेश्चन हमें पक्का मिलेगा। इसके अंदर जो ये 4 क्वेश्चन मिलने हैं, या इसको आप 34th पे रखो, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ वाला क्वेश्चन। और जो 34वां क्वेश्चन है अपना, उसको तुम 8 चैप्टर का मान के चलो, या ये मान के चलो इलिप्स का मिलेगा। कोशिश पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस साल कि HBSC के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो इलिप्स का एरिया होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, x² y² 9 = 1। पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं आपको, ठीक है, कि इस बार आपको इलिप्स का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद 33rd क्वेश्चन वो आपको मिलेगा शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस में क्या होगा, 2 लाइन आपको दी मिलेंगी, a1 प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर, और आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है। 3 आपके इसमें केस बढ़ेंगे, हो सकता है स्क्यू लाइन हो सकता है पैरेलल लाइन हो, और हो सकता है आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हो।
ठीक है, स्क्यू लाइन में क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप छोटे डिस्टेंस का, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मोड डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको देखो तीन चार चीजें आनी चाहिए, क्रॉस भी करनी है, ये वाले लैम्डा के बाद जो वेक्टर है उनकी डॉट भी करनी है, नीचे उनका मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। फिर इलिप्स के क्वेश्चन, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स मेथड भी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, x हो गया अपना जो इक्वल में दिए वो मैट्रिक्स लेके सोल्व करना। ये चार क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने, ये नहीं आते क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो या आपने डीपली करना हो तो कमेंट कर देना एक बार कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, कल का हमारे पास दिन है, हम बना के डाल देंगे उसी टाइम, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये आपने खुद से करने हैं पेपर के लिए, ठीक है, नहीं निकले फिर पूछना है। तो अब डायरेक्ट बात करेंगे हम जो सेक्शन ई है हमारा, यानी कि केस स्टडी। केस स्टडी के तीन क्वेश्चन है, फटाफट से वो करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है ये। और केस स्टडी में कुछ नहीं, हमारा जो बुक के हमारे कॉन्सेप्ट है उसी को प्रैक्टिकली ऐसे देंगे, आपको लगेगा कि कोई केस स्टडी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है हमारे लिए कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर हो, बस उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखते हैं हम 36 केस स्टडी में क्या बोला गया। इसने बोल दिया कि द प्रोपोर्शन ऑफ अ रिवर्स एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ अंडरशॉट वाटर विल इज EX, यानी कि एक फंक्शन दे दिया कि जो वाटर व्हील है वो इस प्रकार से एनर्जी है जो अपनी वो बढ़ा रहा है। तो इसके बाद बोल दिया कि यूनिट्स वेयर x इज द स्पीड ऑफ द वाटर, कि जो x है ना वो वाटर की स्पीड है, ठीक है। बेस्ड ऑन अब इंफॉर्मेशन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने नीचे वालों के आंसर देने हैं। आप ये सोच लो कि क्वेश्चन, इसको छोड़ दो क्वेश्चन, ये कोई फंक्शन मान लो और इसने ये बोल दिया कि 0 से 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना आती है किसी भी फंक्शन की तो बात खत्म। अब आपको या इंटरवल पूछ लो या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ लो, दोनों में क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो सेम है, ठीक है। और केस स्टडी के क्वेश्चन आप कोशिश करना पेपर में सोल्व करके आना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम या द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम हमने डेरिवेटिव तो करना ही करना है, ठीक है। तो ई डैश एक्स क्या आ गया अपना 6x² माइनस के 8x, ये आ गया +2, ठीक है, ये अपना आ गया डेरिवेटिव। इसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अक्कर होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू विल लाइज ऑन क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे 6x² माइनस 8x +2, यानी कि मल्टीप्लाई 12, ठीक है, और जोड़ कितना हमारा -8, ठीक है। तो -6 -2, तो 6x² माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 2 किसके बराबर 0 के। 6x कॉमन क्या आ गया x -1 माइनस के 2 कॉमन क्या आ गया x -1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 1 और एक आ गया 6x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, एक 1 आ गया एक 3 आ गया, ठीक है। x -1 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, और नहीं सॉरी ये 1/3 आएगा, तो उस साइड प्लस का और 6, ठीक है। अब देखना इसने बोल दिया कि 0 और 1 के इंटरवल के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं 0 1 और ये क्या दे दिया 1/3। अब इंटरवल है अपना ये वाला इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वही चीज आ गई अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जब भी इंटरवल दे रखे हो तो ये सारे की सारी वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर भी पुट करके देखनी है। तो ई फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 0 पर, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 1/3 के ऊपर, और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 1 के ऊपर, ठीक है। जब फंक्शन के अंदर 0 रखोगे तो क्या आ गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0 आ गया, मैक्सिमम पूछी है। 1/3 रखोगे तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू एक्स की पावर 3 है ना, तो 1/3 रखेंगे यानी कि 1/27 माइनस के 4 इंटू 1/3 प्लस के 2/3, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
तो क्या आ गया ये अपना 2/27 प्लस सॉरी माइनस के 4/3 प्लस 2/3। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, यहां पे 9 आएगा, ठीक है। तो 4/9 आएगा ये, और प्लस के 2/3। तो एलसीएम आ गया 27, यहाँ पे 2 माइनस के 9 3 यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 18, ठीक है। 18 और 2 यानी कि 8/27 आ गई 1/3 पे वैल्यू। और उसके बाद 1 पे वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पे भी क्या आ गई अपनी 0 आ गई, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी क्या होगी 8/27 वैल्यू होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना हो गया क्लियर। इसके बाद बोल दिया स्पीड ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू अपनी कितनी आई है 8/27। तो इसका क्या करेंगे, इसको इसके अंदर रख देना तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद मील राइट रूल स्पीड ऑफ व्हील, ठीक है। इसका एक मील राइट है, उसका कोई रूल है कि स्पीड ऑफ व्हील 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर, की जो स्पीड की व्हील है ना, व्हील की जो स्पीड है वो रिवर की जो स्पीड है, पानी में जो स्पीड है उसका 1/3 होना चाहिए। तो यहां पे भी हमारा आंसर क्या है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, ये 1/3 ही तो आया है। तो इसने बोला है कि क्या ये जो मील राइट का रूल है क्या इसको सेटिस्फाई करा, तो ये लिखोगे यस, ठीक है। इसका भी रूल यही है और हमारा भी आंसर ये है कि वाटर की जो स्पीड अपनी 1/3 तो आई है। क्वेश्चन में दिया तो है कि x इज इक्वल टू x इज द स्पीड ऑफ द वाटर इन रिवर, ठीक है। तो x की स्पीड जब मैक्सिमम थी तो x की स्पीड 1/3, तो इसके रूल को हमारा ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं केस स्टडी हमारी नेक्स्ट 37, ठीक है। 37 जो केस स्टडी है उसको करते हैं। अब इसको इरेज करने से पहले थोड़ा सा रह गया, मैंने ये सेकंड के बारे में नहीं बताया। पहले मैं पूछी इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई 8/27। उसके बाद इन्हें बोल दिया कि स्पीड ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 8/27 है तो 1/3 पे तो है, ठीक है। यही वही मैंने बोला था कि इसको वैल्यू इसमें पुट कर देना, पुट करोगे तो ये आएगा, तो क्यों पुट करनी है, तो डायरेक्टली लिखना है। उसके बाद इसमें ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था तो इसका आंसर भी अपना यस आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं हमारी केस स्टडी जो 37 है। 37th केस स्टडी में क्या बोल दिया कि अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म इसने दे दी, इज द फंक्शन ऑफ x, ये ठीक है बोल दिया ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज सॉल्यूशन गिवन बाय, सॉल्यूशन भी दे दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी दे दिया। तो इसके बाद इसने क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा ये दे दिया क्वेश्चन हमारा ये है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 dx, ठीक है, ये दे दिया। और आगे इसने बोल दिया कि पी क्यू की वैल्यू बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही दे दिया, 9.6 एक्सरसाइज पूरी की पूरी ही दे दी ये। और इस क्वेश्चन में कॉमन बात है, कॉमन बात क्या है, ये सेक्शन ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन सेट बी में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा, डी में भी मिलेगा, चारों में है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लेके आओगे, dx एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो आप एक बार करोगे, एक बार कैसे करोगे एक साइड रखोगे इसको। तो क्या आ गया हमारा x इंटू डी वाई, एक साइड करेंगे तो x³ dx प्लस वाई dx। जो भी चीज आपको जिंदगी में एक बार करनी हो, यहाँ पे 2 बार रखी है, ये एक बार बनाना हो तो आपको उसको एक ही साइड करना है, बस ये बात याद रखनी है। इसके बाद दोनों में से क्या कॉमन आ गया dx कॉमन, तो क्या बच गया x की पावर 3 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा x इंटू डी वाई, तो अब dx को इस साइड लेके आएंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस के y किसके बराबर आ गया x³। तो ये हमारी आ गई कौन सी फॉर्म आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ गई। तो पहले इसने बोल दिया कि आप p और q की वैल्यू बताओ, पहले पार्ट में p एंड q की वैल्यू बतानी है। p कौन है, जो y के मल्टीप्लाई में है, y के मल्टीप्लाई में कौन है -1, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। उसके बाद q की वैल्यू पूछ ली, q कौन है, जो अकेला है, अकेला कौन है x की पावर 3, तो q की वैल्यू क्या आ गई x की पावर 3। ये पहले का आंसर होगा। दूसरे में बोल दिया कि आप इसका है जो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई की पावर किसका इंटीग्रेशन करोगे, पी, पी कौन है, -1 dx। तो -1 का क्या आ गया, ई की पावर -x। ठीक है, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड में ये बोल दिया सॉल्यूशन करो, पहले ही तो यही था कि पूरा क्वेश्चन ही तो दे दिया। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर -x, तो क्या हो, क्या अपना क्या हुआ, x की पावर 3, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर -x प्लस c। ठीक है, तो अपना यही क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर एक चीज दूसरे का डेरिवेटिव ना हो तो इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग, जो इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स का यूज ही तो करना है। तो e की पावर x आई लेट सबसे बाद में है, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। तो जो हमारा रूल है इंटीग्रेशन बाय फैक्टर्स को i के बराबर मान लेंगे, तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x की पावर 3 एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -e की पावर -x, अगली बार प्लस, सॉरी माइनस, पहले का डेरिवेटिव क्या आ गया, x की पावर 2, x की पावर 2 इंटू e की पावर -x। ठीक है, प्लस सी। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, कुछ गलती तो ना कर दी हमने। क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं दोबारा से। बिल्कुल गलती कर रखी है, गलती कर रखी है, गलती कर रखी है क्वेश्चन में। गलती देखो क्या है, यहां पे गड़बड़ है, ये वाली चीज, ये मैं मतलब जल्दबाजी में हो जाती है, मेरे मतलब ध्यान में ही नहीं रहा यहाँ पे x है। तो ये चीज बड़े ध्यान से रखनी है। देखो ये चीज दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या हो, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग या सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जब भी आप करो, ये आपको पक्का ध्यान में रखना है कि dy बाई डी एक्स अकेला या नहीं है, अकेला करना है, अकेला नहीं है। तो आप अकेला कैसे करोगे, इसको x से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या आ गया x, और यहाँ पे भी क्या आ गया x, तो एक x यहाँ पे कैंसिल होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो q की वैल्यू और p की वैल्यू चेंज हो गई सिर्फ इसके कारण। ये चीज बड़ा ध्यान में रखनी है, मैंने नहीं रखी, आपने रखनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/x, और q की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे 1/x का क्या आएगा, log ऑफ माइनस के log ऑफ x। ठीक है, और माइनस को क्या करेंगे, वहां पे ले जाएंगे, तो इससे ये कैंसल, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा 1/x। अब क्वेश्चन भी आसान हो गया ना, एक गलती की वजह से क्वेश्चन भी तो डिफिकल्ट हो रहा था, अब क्वेश्चन आसान हो गया। y इंटू ई की पावर -x नहीं आएगा, y/x आएगा। ठीक है, y/x तो आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक x कैंसिल, क्या बचेगा x की पावर 2, और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस c। इसको उस साइड लेके जाओगे y देख लेना आप कैसे भी, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, आगे करो, आगे कर लो। तो अब देखते हैं हमारी लास्ट केस स्टडी, लास्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन। तो देखते हैं लास्ट केस स्टडी, वो भी हमारी बेस्ड थ्योरम की है। एक चीज रहेगी, ए इवेंट नहीं लिखा मैंने, ए रेड बॉल है। ठीक है, और मार्कर भी अपना रेड ही है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कोई नाम है शिवानी कि उसके पास 2 बॉक्स हैं, पहले बैग में 3 रेड बॉल है, दूसरे में 4 ब्लैक है पहले में, और दूसरे में 5 रेड 5 ब्लैक है। ठीक है, उसके बाद ए इवेंट है हमारा, E1 बोल दिया कि बॉक्स 1 का इवेंट है, E2 बोल दिया बॉक्स जो सिलेक्ट करा वो इवेंट है, ए हमारा जो इवेंट है रेड बॉल ड्रॉ करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, ये क्वेश्चन है आपका बेस थ्योरम का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी में, ये आपने सीखना भी है, इनका मतलब भी समझना है। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि आप E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा E1 क्या है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताओगे। तो E1 क्या हमारा, E1 है पहला बॉक्स सिलेक्ट करना। अब 2 बॉक्स हैं, मान लिया कि मैं इसके पास जाऊंगा, पहला बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बॉक्स 2 है, सिलेक्ट करना है फर्स्ट, तो 2 में से अगर फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली। अब आप E1 की प्रोबेबिलिटी बताओगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले आप लिखो टोटल बॉक्स कितने हैं, 2 हैं, हमको सिलेक्ट कितने करने हैं, E1 1 है, तो 1/2। E2 सेम सेकंड है, तो सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी E2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2।
ठीक है। उसके बाद ये इन चीजों का मतलब समझना है। अब इसका मतलब देखो, ए कौन है? रेड बॉल। ए है रेड बॉल, और इसने बोल दिया कि ए बाय इवन, जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करी है ए बाय बी, तो इसका मतलब क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी जब भी हो चुका हो, ए है रेड बॉल, तो रेड बॉल किसके अंदर? पहले बॉक्स के अंदर। यानी कि पहला बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, उसमें से बॉल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ वो रेड बॉल हो, तो इसमें से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। समझ में आया इसका मतलब? पहले बॉक्स में से रेड बॉल आई हो, ठीक है। तो पहला बॉक्स उसको तो सिलेक्ट तो कर चुके हैं हम, उसमें से रेड बॉल, पहले में रेड बॉल कितनी है? 3, तो 3/4, 3/7, ठीक है। पहले बॉक्स में टोटल 7 बॉल है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। दूसरे में क्या होगी? 1/2, ठीक है, क्योंकि टोटल रेड 5 है, टोटल 10 है, तो 1/2। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? 1/2। इसका मतलब समझना है, सेकंड बॉक्स है E2, सेकंड बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, जो नीचे लिखा ना वो सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद उसमें से रेड बॉल है, सेकंड बॉक्स में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 1/2। इसके बाद थर्ड देखना आप, ये थर्ड में क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ठीक है, E2/A। तो वही चीज आ हमारी अब इसका मतलब समझो, ये हमारा बेस थ्योरम हो गई। इसने क्या बोल दिया कि बॉल आई है रेड, प्रोबेबिलिटी बताओ दूसरे इवेंट में दूसरे बॉक्स से आई हो, तो इसके लिए आप बेस थ्योरम का यूज करोगे। ऊपर क्या लिखोगे? दूसरे बॉक्स में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, नीचे लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर सेकंड बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, नीचे लिखोगे टोटल रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। पहला बैग हो, मान लिया कि हमारा इवेंट है, पहले हम बैग सिलेक्ट करेंगे, बैग की सिलेक्ट करने की 1/2, तो पहला बैग, पहले आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A किसके बराबर है? पहला दूसरे में से पूछिए ना कि दूसरा बैग हो और दूसरे बैग में से रेड बॉल आई हो, और टोटल कहां से आ सकती है? पहला बैग हो, पहले बैग में से रेड बॉल आई हो, प्लस दूसरा बैग हो और दूसरे बैग में से रेड बॉल आई हो, ठीक है। बेस थ्योरम होगी हमारी E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हमारा? 1/2। पहले बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7, प्लस दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ऊपर आ गया 1/4 और नीचे आ गया 3/14 प्लस 1/4, ठीक है। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था थर्ड, देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसको अपलोड भी करना है, टाइम भी कम है, क्योंकि अब लेट हो गए हैं। कल फिर आप तैयारी करोगे, परसों को एग्जाम है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन है आपको, उसमें 2 व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, किसी भी नंबर पे आप जो आपकी जो प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर से हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो ये था हमारा सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट डी, जो भी है BCD, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। और मैं दोबारा से फिर बोलूंगा, आपको जो सेक्शन डी हमने छोड़ा है, यानी कि 5 कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल करके ही जाने हैं। बेस थ्योरम, शॉर्टेज डिस्टेंस, एलिप्स और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स मेथड, इन पे आपको फोकस करना है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।